हेलो एवरीवन। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विथ आरोहित में। और आज का ये जो लेक्चर है हमारा क्लास 10th का चैप्टर 11 का 6 नंबर का लेक्चर होने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 11 का एनसीईआरटी प्रॉब्लम। क्या करने वाले हैं? एनसीईआरटी प्रॉब्लम। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग के एनसीईआरटी में पेज नंबर 190 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमेंडेशन ऑफ द आई। जो ह्यूमन आई होता है, मानव नेत्र होता है, उसमें पावर एकोमेंडेशंस क्या होता है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा है। तो हम लोग थ्योरी लेक्चर के माध्यम से देख चुके हैं कि पावर ऑफ रिकमेंडेशंस क्या होता है। फिर भी एक बार और मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर केवल आप लोग को पावर रिकमेंडेशंस का डेफिनेशन लिखना है। और हम लोग थ्योरी लेक्चर में पढ़े थे कि किसी ह्यूमन आई का जो पावर ऑफ रिकमेंडेशन है क्या होता है, वो एबिलिटी होता है। क्या होता है? एबिलिटी होता है। कौन सा एबिलिटी होता है? जो ह्यूमन आई होता है, उस ह्यूमन आई में जो लेंस लगा होता है उसकी फोकल लेंथ को डिक्रीज या इंक्रीज करने की जो एबिलिटी होती है, उसी को क्या कहा जाता है? पावर ऑफ एकोमेंडेशन कहा जाता है। तो यही चीज़ आपको लिखना है। अब फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है उसका प्रोसीजर भी हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए एक बार इस आंसर को पूरी तरह से रीड कर लेते हैं। अभी मैं जो बताऊँ वही चीज़ इसमें लिखा होगा। When the ciliary muscles are relaxed, the eye lens become thin, the focal length increase। जो हमारे आँखों में सिलियरी मसल्स पाया जाता है, ये रिलैक्स हो जाता है, मतलब वर्क नहीं करता या स्ट्रेस जनरेट नहीं करता अपने आप के ऊपर, ये एकदम रिलैक्स रहता है। तो उस सिचुएशंस में हमारे आई में जो लेंस पाया जाता है वो कैसा रहता है? वो थिन रहता है। थिन मतलब पतला हो जाता है। और जब हमारे आँखों का जो लेंस है पतला हो जाता है, उस सिचुएशंस में उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। एंड द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल टू द आई। और हमारी आंखें जो हैं दूर की वस्तु को क्लियरली देख पाता है। दूर की वस्तु को क्लियरली देख पाता है। टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग द आई लेंस थिकर। और पास की वस्तु को देखने के लिए सिलियरी मसल्स क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारे आई का जो लेंस है वो क्या हो जाता है? थिक हो जाता है या मोटा हो जाता है। और जब हमारे आंखों का लेंस मोटा हो जाता है तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है? फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। जिस वजह से हम लोग पास के ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से देख पाते हैं। बिकम विजिबल टू दी आईज। आई होप ये सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। हेंस द ह्यूमन आई लेंस इज एबल टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। और इस प्रकार जो मानव नेत्र है वो अपने लेंस को या लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए केपेबल हो जाता है। टू व्यू बोथ डिस्टेंस एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट। किसके लिए? उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो चाहे दूर पर हो चाहे पास में हो, दोनों टाइप के जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या हो जाता है? केपेबल हो जाता है। जिससे कि और ये केपेबल क्यों हो पाते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है कहाँ पर बनने लगता है? रेटिना पर बनने लगता है। और इसी एबिलिटी को, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमेंडेशन ऑफ द आई। और इसी एबिलिटी को क्या कहा जाता है? पावर ऑफ एकोमेंडेशन कहा जाता है। तो ये रहा आपका आंसर। तो शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशंस क्या है? एबिलिटी है ह्यूमन आई की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की या फिर फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने की। किस लिए? दूर के ऑब्जेक्ट को और पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो इस प्रकार ये आंसर कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखेंगे आप लोग के एनसीईआरटी में पेज नंबर 190 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 बोलता क्या है वो समझ ले। अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। एक पर्सन है और उसको मायोपिक है, मतलब उसका आई जो है मायोपिया से ग्रसित है।
और वो जो है 1.2 पॉइंट पर 1.2 मीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली नहीं देख सकता है, वो क्लियरली नहीं देख सकता है। What should be type of corrective lens used to restore proper vision? तब उसके दृष्टि दोष को दूर करने के लिए या करेक्ट करने के लिए हम लोग को कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक पर्सन है, एक आदमी है जिसको मायोपिया है, मतलब उसका आई जो है मायोपिया से ग्रसित है, और उनके आई के सामने 1.2 मीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो उसको डिस्टिंक्टली नहीं देख पाता या क्लियरली नहीं देख पाता। तब यहाँ पर हमको ये बताना है कि उसके इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर, द पर्सन इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर। जो जिस पर्सन की बात हो रही है, ये पर्सन जो है एबल है। किस लिए एबल है? जो पास की ऑब्जेक्ट है या पास में रखी हुई कोई वस्तु है उसको क्लियरली देखने के लिए, परंतु 1.2 मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट, इस डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको देखने के लिए कैपेबल नहीं है या एबल नहीं है। दिस हैपन्स बिकॉज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इसका रीज़न क्या है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 1.2 मीटर पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज उस आदमी के आई में कहाँ पर बन रहा है? तो वो बन रहा है रेटिना के सामने। कहाँ पर बन रहा है? रेटिना के सामने। और हम लोग को पता है थ्योरी लेक्चर में कर चुके हैं, नॉर्मल आई जो होता है, नॉर्मल ह्यूमन आई जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोटो या इमेज कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है? फ्रंट ऑफ रेटिना पर। तो जाहिर सी बात है वो उसको क्लियरली देख नहीं पाएगा। एंड नॉट इन रेटिना, रेटिना पर नहीं बन रहा है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग नियर पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं या नियर ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। और कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये इसको क्लियरली देख पा रहा है। क्लियरली इसलिए देख पा रहा है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बन रहा है। ये जो इमेज देख पा रहा है ना, पेन का कलर एक बार चेंज कर देता हूँ मैं। ये नियर ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर, ये रेटिना है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये एंड डेस का इमेज यहाँ पर बन रहा है। और दूर पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या वस्तु रखा हुआ है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है किसका इमेज? एन का। और ये क्या है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्या है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, तो नॉर्मल आई में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनता है रेटिना पर, तभी हम लोग उसको क्लियरली देख पाते हैं, चाहे वो दूर की वस्तु हो चाहे पास की वस्तु हो। लेकिन जब इन फ्रंट ऑफ रेटिना बने या अवे फ्रॉम द रेटिना बने इधर, तो इस सिचुएशन में हम लोग देख नहीं पाते। तो इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बन रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो पर्सन है 1.2 मीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है क्लियरली। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन ही मस्ट यूज अ कॉनकेव लेंस। तो इस टाइप के डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए उस आदमी को कौन सा लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए? कॉनकेव लेंस। कौन से लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए? कॉनकेव लेंस। क्यों? क्योंकि द कॉनकेव लेंस विल ब्रिंग द इमेज बैक टू द रेटिना एज सो इन फिगर। क्योंकि कॉनकेव लेंस जो है, जो इमेज है उसको इन फ्रंट ऑफ रेटिना से वो सीधा रेटिना पर शिफ्ट कर देता है। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, ये नियर ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है। तो पहले इमेज यहाँ बन रहा था, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस फिट कर देंगे तो ये क्या कर देंगे, दूर के ऑब्जेक्ट से आने वाले लाइट को डाइवर्ज कर देंगे, और डाइवर्ज करेंगे तो इन दोनों ही ऑब्जेक्ट का जो इमेज है कहाँ पर बनने लगेगा? रेटिना पर बनने लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग मायोपिक आई को क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है।
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 190 में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन 3 क्या बोलता है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला है व्हाट इज़ द फर पॉइंट एंड नियर पॉइंट। हमको ये बताना है ये फर पॉइंट का मतलब क्या होता है और ये नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। जो ह्यूमन आई होता है तो उसमें जो उसके पास जो नॉर्मल विज़न होते हैं, नॉर्मल विज़न का मतलब सामान्य दृष्टि बोल सकते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फर पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है ये हमको बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। जो नियर पॉइंट होता है, जो नियर पॉइंट होता है नॉर्मल आई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिनिमम डिस्टेंस होता है। नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है जी, मिनिमम डिस्टेंस। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नॉर्मल आई होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आई डिफेक्ट रहते हैं या किसी न किसी रोग से ग्रसित रहते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं। ऐसा आई जिनमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नियर पॉइंट का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। ओके, विच कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, और जो कि आँखों में बिना स्ट्रेन के, बिना चेंजेस के, बिना स्ट्रेस के वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई दिस डिस्टेंस इज़ 25 सेंटीमीटर। और नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट या मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल आई के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है, या फिर आपको पूछ सकते हैं नियर पॉइंट जो है कितना होता है, तो आपको बोलना है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट बोल सकते हैं, या इसी को आप लोग को बोल देंगे मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, मिनिमम डिस्टेंस जो होता है कितना होता है, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड बात करते हैं फर पॉइंट की, सेकंड बात करते हैं फर पॉइंट की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द फर पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। ये क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिसकी वजह से हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। द फर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई इज़ इनफाइनाइटी, और इसका जो डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो याद रखिएगा फर पॉइंट के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉरी फर पॉइंट क्या होता है, फर पॉइंट या इसी को हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस। और नॉर्मल आई के लिए ये डिस्टेंस को क्या कंसिडर किया जाता है, इनफाइनाइट कंसिडर किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। तो फर पॉइंट का मतलब क्या होता है ये समझ लिए, नियर पॉइंट का मतलब क्या होता है ये समझ लिए। नियर पॉइंट का मतलब मिनिमम डिस्टेंस होता है, फर पॉइंट का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस। नियर पॉइंट का वैल्यू क्या होता है नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर, फर पॉइंट का वैल्यू क्या होता है नॉर्मल आई के लिए, इनफाइनाइट होता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है, 25 सेंटीमीटर और इनफाइनाइट, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर लिखा हुआ है अ स्टूडेंट हैज़ डिफ़िकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। कोई स्टूडेंट है, कोई एक स्टूडेंट है जिसको डिफ़िकल्ट होता है जो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है उसको रीड करने में, जबकि वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, जबकि वो कहाँ पर बैठा हुआ है, लास्ट रो में बैठा हुआ है। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। तब हमको ये बताना है कि वो जो बच्चा है वो कौन से डिफेक्ट से ग्रसित है, ठीक है, या किस दौर से गुजर रहा है वो, ह्यूमन आई में उसका क्या डिफेक्ट है ये हमको बताना है। हाउ कैन इट बी करेक्ट, और इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर हमको ये पूछा जा रहा है उसके जो आई में ये जो डिफेक्ट है इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं या कौन से लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमको पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो।
इट सो दैट ही इज अनेबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको पढ़ नहीं पा रहा है या पढ़ने में उसको डिफ़िकल्टीज हो रही है, जबकि वो लास्ट रो पर बैठा है, तो ये हमें ये दिखाता है कि वो जो बच्चा है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता या नहीं देख सकता, या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो एबल नहीं है, दूर की वस्तु को देखने के लिए एबल नहीं है। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं वो मायोपिया से ग्रसित है। ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। वो किससे ग्रसित है? मायोपिया। और मायोपिया एक प्रकार का क्या है? आई विजन है या आई डिफेक्ट है। हम लोग 3 टाइप के आई डिफेक्ट पढ़े थे, जिसमें से फर्स्ट था मायोपिया, सेकंड था हाइपरमेट्रोपिया और थर्ड था प्रेस बायोपिया। यहाँ पर जो बच्चा है ये कौन से डिफेक्ट से ग्रसित है? मायोपिया से। और मायोपिया क्या होता है? जो पास की वस्तु को क्लियरली देख पाता है, दूर की वस्तु को क्लियरली नहीं देख पाता, उसको हम लोग मायोपिक आई बोलते हैं। और इसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग देखे थे, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, इसको ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस का। तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग के पेज नंबर 190 में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपके क्लास 10 के चैप्टर 11 में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, यहाँ पर बोला गया है जो ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, वो फोकस कर सकता है किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। कहाँ से? डिफरेंट डिस्टेंस से। ओके, बाय एडजस्टिंग, किसके द्वारा? अब अपनी आई के फोकल लेंथ को एडजस्ट करके। तो ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेस बायोपिया, सेकंड है एकोमोडेशन, नियर साइटेडनेस एंड फेयर साइटेडनेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ एकोमोडेशंस क्या होता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है ह्यूमन आई कैन चेंज द फोकल लेंथ of the eye lens to see the objects situated at various distances from the eye. This is possible due to power of accommodation of the human. तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है जो मानव नेत्र है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है मानव नेत्र में कहाँ पर बनता है? तो ये तो हम लोग थ्योरी लेक्चर में देख चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आँखों में कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्निया, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आइरिस, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्यूपिल, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है रेटिना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना, एट इट्स रेटिना। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। लिस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस। और जो नॉर्मल विज़न होते हैं या नॉर्मल आई होता है, नॉर्मल विज़न बोलो या नॉर्मल आई बोलो, एक ही मतलब है। तो नॉर्मल आई के लिए जो लिस्ट डिस्टेंस होता है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? लिस्ट डिस्टेंस। क्या बोला जा रहा है? लिस्ट डिस्टेंस, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं? मिनिमम डिस्टेंस। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नियर पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? नियर पॉइंट। और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा नॉर्मल आई के लिए या नॉर्मल विज़न के लिए नियर पॉइंट का वैल्यू क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है।
क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 25 मीटर, रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा और करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन डी आपका करेक्ट नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू सी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज। इट इज़ 25 सेंटीमीटर फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज केस्ड बाय द एक्शन। यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो फोकल लेंथ में जो चेंज होती है ह्यूमन आई में, तो ये किस वजह से होती है, किसके वजह से ह्यूमन आई में जो लेंस लगा रहता है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्यूपिल, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्यूपिल, जो कि गलत है। हम लोग थ्योरी लेक्चर में देखे थे या पावर रिकमेंडेशन बता रहा था आप लोग को, तभी बताया था सिलियरी मसल जब रिलैक्स रहता है तो फोकल लेंथ क्या तो आई लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, जिससे फोकल लेंथ हो जाता है इंक्रीज। और जब सिलियरी मसल्स में प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, तो ये लेंस की मोटाई को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे कि फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी मसल। क्या हो जाएगा, सिलियरी मसल। रेटिना आपका गलत है, आइरिस भी आपका रॉन्ग है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी मैं कुछ देर पहले जो बोला हूँ वही यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं आप लोग के लिए। ओके, चलिए। The relaxation or contraction of ciliary muscle changes the curvature of the eye lens. The change in curvature of the eye lens changes the focal length of the eye. Hence, the change in focal length of an eye lens is caused by the action of ciliary muscle. तो ciliary muscle आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इसको एक बार रीड कर लेते हैं। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर, -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। इसका मतलब ये है यदि कोई आदमी है और वो दूर की ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाता, डिस्टेंट विजन मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए उसको कितने पावर की लेंस की ज़रूरत है, तो -5.5 डायोप्टर की। करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस, और जो नियर विजन मतलब पास की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो उस सिचुएशंस में इस दोष को ठीक करने के लिए हमको कितने पावर के लेंस की ज़रूरत पड़ती है, +1.5 डायोप्टर की ज़रूरत पड़ती है, +1.5 डायोप्टर की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन। तब हमको ये बताना है यदि डिस्टेंट विजन को ठीक करने के लिए हमको इतने पावर का लेंस की ज़रूरत पड़ रहा है, तो इस सिचुएशंस में इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, ये हमको बताना है। दूसरे क्वेश्चन में हमको ये बताना है जो नियर विजन है इसको ठीक करने के लिए +1.5 डायोप्टर पावर का लेंस लग रहा है, तो इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा। दैट मीन्स हियर वी हैव टू कैलकुलेट the focal length for the distant vision, and we have to also calculate the focal length for the near vision. That means here we have to calculate the value of fn. ओके, तो ये दोनों चीज़ हमको कैलकुलेट करना है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ, जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमको क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं या लिख लेते हैं। तो हमको दिया हुआ है पावर दिया हुआ है -5.5,
किसके लिए दिया हुआ है? डिस्टेंट विजन के लिए। और हमको क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालना। दूसरी चीज़ हमको दी हुई है, फिर से पावर दिया हुआ है +1.5, किसके लिए? नियर विजन के लिए। निकालना क्या है? फोकल लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंट विजन के लिए। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, पावर का फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है। तो हम लोग f को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, p को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो f इज इक्वल्स टू 1/p हो जाएगा। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए पावर क्या दिया हुआ? -5.5। तो यहाँ पर p की जगह पर क्या रख देंगे? 1/-5.5। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमको f का वैल्यू मिल जाता है, f इज इक्वल्स टू 0.181 मीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसके लिए? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। इसी प्रकार हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, फोकल लेंथ फॉर नियर विजन। तो फिर से हम लोग को पता है पावर का डेफिनेशन होता है P इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से फिर f को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, p को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो f इज इक्वल्स टू 1/, यहाँ पर p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पावर हमको दिया हुआ है नियर विजन के लिए 1.5, यहाँ पर 1.5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमको मिल जाता है फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू +0.667 मीटर। तो यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को तनिक भी कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टूड कर लेते हैं कि ये बोलना क्या चाहते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है द फर पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज़ 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। हमको एक पर्सन दिया हुआ है और उस पर्सन्स का जो आई है वो किससे डिफेक्ट है? मायोपिक से। और ये मायोपिया क्या होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तब हमको यहाँ पर ये बताना है व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तब उस पर्सन के जो मायोपिक आई है इसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम लोग जिस लेंस का इस्तेमाल करते हैं वो लेंस कौन सा है, और नेचर क्या होगा, और पावर क्या होगा इस लेंस का, ये हमको बताना है। मतलब नेचर मतलब यहाँ पर कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे, और यदि हम लोग जो लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पावर कितना होगा, ये चीज़ हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चूंकि हम लोग को पता है, सिंस वी नो दैट द मायोपिया इज आई डिफेक्ट इन विच इमेज इज क्रिएट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये तो ऑलरेडी हम लोग थ्योरी क्लास में देख चुके हैं कि मायोपिया क्या होता है, आई से रिलेटेड एक डिफेक्ट होता है जिसमें इमेज कहाँ पर बनता है, इमेज क्रिएट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के जस्ट सामने बनता है। एंड वी यूज़ कॉन्केव लेंस फॉर करेक्ट दिस डिफेक्ट। और हम लोग को ये भी पता है जो मायोपिया है इसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्केव लेंस मतलब अवतल लेंस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मायोपिया होता क्या है, कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली नहीं देख पाता। जो मायोपिक आई होता है या मायोपिया एक आई से रिलेटेड ऐसा डिफेक्ट है जो दूर की वस्तु को क्लियरली नहीं देख पाता। और हम लोग को पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब है u इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मायोपिक आई है और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब बहुत दूर पर एक वस्तु रखा हुआ है, उसका इमेज जो है फर पॉइंट पर बनता है। अब ये फर पॉइंट क्या होता है हम लोग देख चुके हैं, नियर पॉइंट भी देख चुके हैं। तो फर पॉइंट पर बनता है तो कितनी दूरी पर बनता है, तो 80 सेंटीमीटर। तो ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन इन क्वेश्चन। तो यहाँ पर v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, -80 सेंटीमीटर। अब -80 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्केव लेंस के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉन्केव लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है इसको निगेटिव कंसीडर किया जाता है, ऑलरेडी हम लोग ये भी देख चुके हैं। तब हमको बताना क्या है, पावर ऑफ लेंस बताना है। क्या बताना है, पावर ऑफ लेंस। अब यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो हम लोग फिर से जानते हैं लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला क्या कहता है,
1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको दिया हुआ है इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/-80 v का वैल्यू और u का वैल्यू दिया हुआ है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 1/-80 माइनस 1/इनफाइनाइट। अब हम लोग को ये पता है किसी भी नंबर को जब हम लोग इनफाइनाइट वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/-80। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं। तो फाइनली हम लोग को f का वैल्यू जो मिल जाएगा, f इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो ये जो सेंटीमीटर है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं -80/100, 1010 कैंसिल आउट, यहाँ पर जो मिलेगा -0.8 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग को फोकल लेंथ मिल गया 0.1 मीटर माइनस में। हमको निकालना क्या था, पावर निकालना था। तो पावर का डेफिनेशंस क्या होता है, फिर हम लोग को पता है पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ का। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, f का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/-0.8 मीटर। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा पावर इज इक्वल टू -1.25 मीटर इनवर्स। और हम लोग को ये पता है 1 डायऑप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स होता है। तो डायरेक्टली मीटर मीटर इनवर्स को हम लोग डायरेक्टली डायऑप्टर में चेंज कर सकते हैं। तो P इज इक्वल्स टू -1.25 मीटर इनवर्स को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू -1.25 डायऑप्टर। और यही क्या होगा, जिस लेंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए उस लेंस का पावर होगा। तो आई होप ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग को 2 चीज़ फाइंड करना था, नेचर फाइंड करना था और पावर फाइंड करना था। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं मायोपिक आई को ठीक करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं और जिस कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे उसका पावर कितना होगा, यदि हमको इमेज डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका पावर हो जाएगा P इज इक्वल्स टू -1.25 डायऑप्टर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। हाइपरमेट्रोपिया भी आई से रिलेटेड एक डिफेक्ट होता है, इसको भी हम लोग थ्योरी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमको ये बताना है जो हाइपरमेट्रोपिक आई जो होता है उसमें उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो उसका करेक्ट करने का हमको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। और यहाँ पर जो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए वो हमको दिया हुआ है 1 मीटर। ओके, व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। और जिस लेंस का इस्तेमाल करेंगे हाइपरमेट्रोपिक को करेक्ट करने के लिए उसका पावर क्या होगा, ये निकालना है हमको। एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज़ 25 सेंटीमीटर। ये तो हमको ऑलरेडी पता है, जो नियर पॉइंट होता है नॉर्मल आई के लिए वो कितना है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोग को हाइपरमेट्रोपिक जो आई होता है उसको करेक्ट करने का यहाँ पर डायग्राम बनाना है कि उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। और हमको नियर पॉइंट दिया हुआ है हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए 1 मीटर। तब हमको बताना है कि इसको करेक्ट करने के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल करेंगे उस लेंस का पावर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो चलिए आंसर की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट फेसेस डिफ़िकल्टी इन सीइंग नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये ऑलरेडी हम लोग थ्योरी लेक्चर में देख चुके हैं कि हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा आई डिफेक्ट है जिसमें कोई भी पर्सन जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है, मतलब दूर की वस्तु को क्लियरली देख पाता है, लेकिन पास की जो वस्तु होती है नियर बाई ऑब्जेक्ट इसको देखने में उसको डिफ़िकल्टी महसूस होती है, मतलब दिक्कत आती है। इट हैपन्स बिकॉज द आई लेंस फोकस द इनकमिंग डाइवर्जेंट रे बियॉन्ड द रेटिना। और ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जो हाइपरमेट्रोपिक आई होता है तो उस पर जो पड़ने वाली लाइट है लेंस पर, हाइपरमेट्रोपिक आई के लेंस पर जो पड़ने वाली लाइट है ये उसको क्या कर देते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं, और इमेज जो है रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के आगे इमेज बनता है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। इमेज यहाँ पर बनना चाहिए था एक्चुअल में रेटिना पर, तो इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के बैक साइड में बन। और मायोपिया क्या होता है, जिसमें रेटिना के जस्ट सामने इमेज बनता है, वो मायोपिया होता है। हाइपरमेट्रोपिया उसका जस्ट अपोजिट होता है। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ये भी हम लोग थ्योरी लेक्चर में देख चुके हैं कि जो हाइपरमेट्रोपिक आई है इसको करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर converges the incoming light in such a way that the image is formed in the retina as shown in the following figure. यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कुछ भी नहीं करना है, आपको सूटेबल पावर का यूज़ करना है। और इस लेंस का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लाइट को क्या कर देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं। याद रखिए, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को क्या कर देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं या किसी पॉइंट पर इकट्ठा कर देते हैं, तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ इसलिए भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बन रहा है तो ये लाइट को कन्वर्ज करके इमेज को कहाँ पर देता है, रेटिना पर दे देता है, फिर जो हाइपरमेट्रोपिक आई है वो करेक्ट हो जाता है। ओके, तो आई होप ये सारा चीज़ समझ में आया होगा जो लिखा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम बता दिया है कि हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट करने के लिए डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो ये डायग्राम बना हुआ है, इसको समझेंगे अभी। और हम लोग को पावर भी निकालना है लेंस का, कौन से लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये सारा चीज़ हम लोग 1 बाय 1 कर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, कंसिडर कर लेते हैं ये ह्यूमन आई है, और ये जो बाहर में जो येलो कलर का लाइन देख रहे हैं इसको रेटिना कहा जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है एन, तो इसको कहा जाता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब जो है हाइपरमेट्रोपिक आई के पॉइंट ऑफ व्यू से पास में है, और जो नॉर्मल आई के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इसका डिस्टेंस जो है नॉर्मल आई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको दिया हुआ है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ से ये जो आई लेंस है और ये जो पॉइंट है इससे इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर जो ह्यूमन आई है ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर साइन कन्वेंशन लगाएं तो इसको हम लोग u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो आई बात कर रहे हैं ये कौन सा आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई है। अब हमको इस लेंस का क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो ये हो गया हाइपरमेट्रोपिक आई। अब देखते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए डायग्राम कैसे बनेगा, तो यही डायग्राम आप लोग को कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था इसका इमेज कहाँ पर बन रहा था, रेटिना के पीछे बन रहा था। अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस को सेट कर देते हैं। तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पर पुटअप करते हैं तो यहाँ पर ये जो एन पॉइंट है इसका इमेज जो है रेटिना पर बनने लगता है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग लेंस को यहाँ पर रखते हैं तो ये एन पॉइंट का इमेज कहाँ पर बनने लगता है, रेटिना पर। पहले यहाँ बन रहा था, अब यहाँ पर बनेगा रेटिना पर। और हम लोग को मतलब जो ह्यूमन आई है, जो हाइपरमेट्रोपिक आई है, अंदर में रेटिना में यहाँ पर इमेज बन रहा है, लेकिन उसको इसका फोटो जो है यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, आई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इमेज जो है यहाँ पर बनेगा। उनके आई के अंदर में यहाँ पर बनता है लेकिन उसका फोटो इनको यहाँ पर दिखेगा। तो इसलिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि एन डेस क्या है, एन का इमेज है। तो यहाँ पर एन क्या है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो इसको हम लोग -25 सेंटीमीटर लिए, और ये जो एन डेस है ये इमेज का काम करता है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं -1 मीटर। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। तो ये जो है एन डेस जो है हाइपरमेट्रोपिक आई के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज का काम करेगा, और इसका इमेज आँख के अंदर में कहाँ पर बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है, तभी ये क्लियरली देख पा रहे हैं इनको। तो यहाँ पर एन का इमेज एन डेस को कंसिडर कर लेते हैं, और इसका डिस्टेंस जो है v इज इक्वल्स टू 1 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाए हैं फिर से, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है उसको निगेटिव कंसिडर किया जाता है।
अब यहाँ पर 1 मीटर है तो मीटर को हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर +2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर +2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा -100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है। ओके, आगे देखते हैं। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। तो ये वाला जो डायग्राम है हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट करने वाला डायग्राम है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। अब चलिए, हम लोग को v का भी वैल्यू मिल गया, u का भी वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? पावर। तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहता है? फोकल लेंथ चाहिए रहता है। क्यों? क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू, हम लोग को पता है ये कितना होता है, पावर इज इक्वल्स टू ये 1/f के इक्वल होता है। अब हम लोग को पता है फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग लेंस फार्मूला बोलते हैं, और लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। v का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ -100 और u का वैल्यू दिया हुआ है 1/-25 सेंट। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/25। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/25 और ये माइनस है तो ये -1/100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 - 25 और ये हो जाएगा 25,000। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 75/2500। सॉरी, यहाँ पर 25,000 बोल डाला था, ये 2500 है, यहाँ पर भी 2500 है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है 3/100। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया रहता है ये आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे। कई तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। इसको हम लोग एलसीएम निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसको तिर्यक गुणा करके भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन आंसर सेम आता है। तरीका कोई भी हो, आंसर सही आना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसी को हम लोग आगे लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 3/100। तो यहाँ पर फिर से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि p इज इक्वल्स टू 1/f होता है। 1/f का वैल्यू क्या मिल गया? 3/100। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा p इज इक्वल्स टू 1/f है, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू 100/3, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसी को ऐसा लिखा हुआ है, p इज इक्वल्स टू 100/3। और यहाँ पर ये जो यूनिट लिए थे इसका क्या लिए थे? सेंटीमीटर लिए थे, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये सेंटीमीटर इनवर्स क्यों हुआ? क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1/f होता है और फोकल लेंथ का यूनिट क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स ना हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। और जब हम लोग 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 3 3 द 9, 1 बच जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 3 द 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट ले लेंगे, 3 3 द 9। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अप्रॉक्स हम लोग पावर ऑफ लेंस का आंसर कंसिडर कर लेते हैं, p इज इक्वल्स टू 33.3 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं? फिर से 10 की पावर -2 का। तो फाइनली हम लोग को ये आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, 333/10 × 100। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.33 मीटर इनवर्स। और हम लोग को पता है 1 डायऑप्टर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 मीटर इनवर्स। तो 1 मीटर इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायऑप्टर। तो हम लोग को फाइनली आंसर मिल जाएगा p इज इक्वल्स टू +0.3 डायऑप्टर। ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर लिखा हुआ है, why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो नॉर्मल आई होता है, नॉर्मल आई का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं पाया जाता, वो आई जो है 25 सेंटीमीटर से ऊपर की डिस्टेंस को ही क्लियरली देख पाता है। 25 सेंटीमीटर से नीचे के
डिस्टेंस को क्लियरली नहीं देख पाता है। जैसे कि 20 सेंटीमीटर कर दूं, 23 सेंटीमीटर कर दूं, तो ये डिस्टेंस को क्लियरली नहीं देख पाता है जो नॉर्मल आई है। नहीं तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। आप लोग ट्राई करने के लिए क्या करना, एक स्केल लेना और एक ऑब्जेक्ट लेना, जैसे कि बुक वगैरह ले लेना, और उस बुक को स्केल से मेज़र कर लेना, अपने आई से 20 सेंटीमीटर पर रखना, तो आप उस बुक को पढ़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो ब्लर हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। नॉर्मल आई के लिए जो क्लोज़र डिस्टेंस है या नियर डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होता है। क्यों ऐसा? तो इसका कारण ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अ नॉर्मल आई इज अनेबल टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल आई है, जो नॉर्मल आई है, तो उसके लिए जो 25 सेंटीमीटर से नीचे का जो डिस्टेंस होता है उसको क्लियरली नहीं देख पाता है। बिकॉज क्योंकि द सिलियरी मसल ऑफ आईज आर अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। क्योंकि हमारे ह्यूमन आई में जो सिलियरी मसल्स पाया जाता है, तो ये सिलियरी मसल्स का एक लिमिट होता है। एक लिमिट तक ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब संकुचित होता है, मतलब सिकुड़ता है। और जैसे उसका लिमिट क्रॉस हो जाता है तो वो नहीं सिकुड़ पाता। इसी वजह उसका एक सर्टेन लिमिट होता है, निश्चित सीमा होती। इसी वजह से केवल हम लोग 25 सेंटीमीटर से ऊपर के डिस्टेंस को ही ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। 25 सेंटीमीटर, इससे नीचे के डिस्टेंस को नहीं देख पाते। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस in the eye when we increase the distance of an object from the eye। यहाँ पर बोला जा रहा है what happened to the image distance in the eye। जो इमेज है उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए हमारी आंखों से, कब? when we increase the distance of an object from the eye। जब हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं हमारी आंखों के रिस्पेक्ट। एक बार और रीड कर देता हूँ मैं। इमेज का डिस्टेंस क्या होगा हमारी आई से यदि मैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। यदि मैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। तो चलिए क्या होगा इसका आंसर देख लेते हैं। सिंस द साइज ऑफ आईज कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, ये तो हम लोग को पता है, आई का जो साइज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता। द इमेज डिस्टेंस रिमेन कॉन्स्टेंट, तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, जब हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमारी आंखों के रिस्पेक्ट में बढ़ाएंगे या इंक्रीज करेंगे, द इमेज डिस्टेंस इन द आई डज नॉट चेंज। तो इमेज का जो डिस्टेंस है, फोटो का जो डिस्टेंस है हमारी आंखों से, वो चेंज नहीं होता है। ओके, द इंक्रीज इन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज compensated by the changes in the focal length of eye lens। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंक्रीज करने से फोकल लेंथ, हमारी आंखों का जो लेंस है उसमें कंपनसेटेड चेंज होता है, मतलब वो चेंज होने की कोशिश करता है या चेंज हो जाता है इंक्रीज करने से। लेकिन ऑब्जेक्ट जो इमेज डिस्टेंस है या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको चेंज नहीं करना पड़ता है। आगे लिखा है द फोकल लेंथ ऑफ द आई चेंजेस इन सच अ वे दैट इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द रेटिना ऑफ द आई। और जब हमारी आँखों की लेंस का जो फोकल लेंथ है जब चेंज होता है तो वो चेंज इस कदर होता है या ऐसे चेंज होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमारे रेटिना पर ही बनता है, हमारी आँखों के रेटिना पर ही बनता है। तो इस वजह से इमेज डिस्टेंस को हम लोग को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है व्हाई डू स्टार ट्विंकल। यहाँ पर ये बोला जा रहा है स्टार ट्विंकल करता है या टिमटिमाता है या चमकता है। तो ये क्यों चमकता है? तो ये तो ऑलरेडी हम लोग थ्योरी क्लास में कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हम लोग थ्योरी क्लास में देख चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर भी एक बार रीड कर देता हूँ मैं। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड।
चलिए, स्टार इमिट देयर ऑन लाइट एंड दे ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो हम लोग देख चुके हैं कि स्टार जो है ट्विंकलिंग क्यों करता है, ये करता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की वजह से। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसकी वजह से जो स्टार है ट्विंकल करता है या टिमटिमाता है। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। जो स्टार की जो डिस्टेंस है हमारी अर्थ से बहुत दूर है। हेंस दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इसलिए हम लोग स्टार को ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि वो लाइट का एक सोर्स है। और कैसा सोर्स है? पॉइंट सोर्स है। कैसा सोर्स है? पॉइंट सोर्स है। मतलब एक छोटा सा बिंदु के समान है जिससे लाइट निकल रही है। When the light coming from star enter the earth atmospheric, it get refracted at different level because of the variation in the air density at different level of atmosphere। जैसे ही स्टार को हम लोग पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर कर सकते हैं, तो उससे लाइट हमारे अर्थ पर आती है। तो जैसे ही हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर पर आती है लाइट, तो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है या एयर का जो क्वालिटी है या प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट रहता है। इस वजह से उसका क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है लाइट का। When the starlight refracted by the atmosphere comes more toward us, it appear brighter than when it come less toward us. Therefore, it appear as if the star are twinkling at night। और यही वजह है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। और यही वजह है कि स्टार जो है कुछ समय के लिए हमको चमकीला दिखाई देता है और कुछ समय के लिए वो डिम दिखाई देता है। और उसी को हम लोग कहते हैं तारों का टिमटिमाना। और उसी को कहा जाता है स्टार ट्विंकल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये आप पोयम भी आप लोग सुने होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई द प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। ये भी हम लोग थ्योरी क्लास में कर चुके हैं कि तारे जो हैं टिमटिमाते हैं, लेकिन प्लेनेट जो है क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों नहीं चमकते, इसका रीज़न बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपीयर लार्जर इन साइज दैन द स्टार एज दे आर रिलेटिवली क्लोजर टू अर्थ। देखो स्टार कहाँ था? अर्थ से बहुत दूर था और उसका साइज कैसा था? बहुत छोटा था। अब यहाँ पर प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो प्लेनेट क्या है? पृथ्वी के या अर्थ के बहुत पास में है। और स्टार के कंपैरिजन में क्या है? ये बहुत बड़ा है। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा है। प्लेनेट्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। और प्लेनेट को हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये पॉइंट साइड सोर्स लाइट का बहुत सारे पॉइंट सोर्स का कलेक्शन है। बहुत सारे पॉइंट सोर्स का क्या है? कलेक्शन है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस प्लेनेट प्रोड्यूस्ड आइदर ब्राइटर और डिमर इफेक्ट इन सच अ वे दैट एवरेज ब्राइटर एंड डिमर इफेक्ट इज 0। और जब बहुत सारे प्लेनेट एक साथ रहेंगे, बहुत सारे प्लेनेट एक साथ रहेंगे, तो वो एक पॉइंट सोर्स का काम करता है। लेकिन बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं और उस दौरान कुछ प्लेनेट्स जो है चमकीला दिखाई देता है और कुछ जो है डिम दिखाई देता है, और बहुत सारे एक साथ हैं। तो अगर हम लोग उसका एवरेज लाइट को देखें या एवरेज ब्राइटर को देखें, तो वो क्या कर देते हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि ब्राइटर और डिमर इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको आप लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि 5 लोग हैं, 5 पर्सन हैं, और ये सभी क्या हैं? 5 पर्सन हैं, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 पर्सन हैं कोई, और ये सभी एक टॉर्च पकड़कर खड़े हुए हैं। सभी टॉर्च पकड़कर खड़े हुए हैं। सभी टॉर्च पकड़कर खड़े हुए हैं। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो इन लोग क्या करेंगे? अपने टॉर्च को ऑन ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? ऑन ऑफ करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे। और सभी का टाइमिंग क्या है? अलग अलग है।
सभी का टाइमिंग क्या है, अलग अलग है। ये सभी इसको क्या करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, और सभी का टाइमिंग क्या है, अलग अलग है। इसका लाइट बंद हो रहा है तो इसका जल रहा है, इसका जल रहा है तो इसका बंद है, इसका चालू है तो इसका बंद है। तो ऐसे अल्टरनेट ये क्या है, कोई ब्राइट कर रहा है कोई डिम कर रहा है। तो मेरे ऊपर जो लाइट पड़ेगी वो कंटिन्यूअसली पड़ेगी, मेरे ऊपर जो लाइट पड़ेगी तो कंटिन्यूअसली पड़ेगी, और बंद रहेगी तो कंटिन्यूअसली बंद रहेगी। तो मुझे कहाँ से ये टिमटिमाता हुआ दिखेगा, तो यही केस प्लेनेट और अर्थ के साथ भी होता है। ये सभी क्या है, इनके पास में हूँ मैं, जैसे कि अर्थ जो है स्टार के कंपैरिजन में, प्लेनेट जो है अर्थ के नज़दीक में रहते हैं स्टार के कंपैरिजन में, और कुछ जो है डीम रहते हैं, कुछ जो है ब्राइट रहते हैं। लेकिन बहुत सारे पॉइंट सोर्स हो जाने की वजह से वो क्या कर देते हैं, अगर हम लोग ब्राइटर और डीमर प्रॉपर्टी का एवरेज निकालें तो वो ज़ीरो इफेक्ट हो जाता है, उसका इफेक्ट जो है ज़ीरो हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। अगर इन लोग सीक्वेंसली लाइट को ऑन ऑफ करेंगे तो एवरेज जो लाइट होगा वो मुझे चमकता हुआ दिखाई देगा, या फिर बंद होता हुआ दिखाई देगा, डीम दिखाई देगा या ब्राइटर दिखाई देगा, अगर एवरेज की बात करें तो। यही केस अर्थ और पृथ्वी, अर्थ और प्लेनेट के साथ भी होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। जो सन है तो अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है या सनराइज होता है तो उस समय रेडिश दिखाई देता है। रेडिश का मतलब है लाल दिखाई देता है सन जो है। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों दिखाई देता है, ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको रीड कर देता हूँ। During sunrise, the light ray coming from the sun have to travel a greater distance in the earth atmosphere before reaching our eye. जब भी सन का जो लाइट है, जब सनराइज होता है तो उस दौरान सन का जो लाइट है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं हमारी आँखों तक पहुँचने से पहले। और हमारी आँखों तक पहुँचने से पहले ग्रेटर डिस्टेंस को ट्रैवल करके हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर से होते हुए आता है। इन दिस जर्नी द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड आउट एंड ओनली लॉन्गर वेवलेंथ आर एबल टू रीच अवर आई। और इस जर्नी के दौरान केवल वही लाइट हमारी आंखों तक पहुंच पाती है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और जो शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं वो स्कैटर्ड होकर एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, या एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स एटम्स के द्वारा उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ओके, सिंस ब्लू कलर हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ एंड रेड कलर हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ। और ये थ्योरी क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो 7 कलर होता है, जो 7 कलर होता है इसमें रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम होती है वायलेट की। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ओके, यहाँ पर वेवलेंथ का मतलब क्या है, वेवलेंथ का मतलब है लाइट, लाइट की लंबाई। जैसे कि लाइट है, जैसे रस्सी होता है, स्ट्रिंग होता है, तो ये क्या होता है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का क्या होता है, लेंथ होता है। उसी प्रकार लाइट है, लाइट क्या होता है, वेव का फॉर्म होता है, तो वेव का फॉर्म होता है, इसकी भी तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो इसी लेंथ को हम लोग वेव लेंथ बोल देते हैं, क्योंकि लाइट क्या है, वेव का फॉर्म है। तो किसकी वेव लेंथ ज़्यादा होती है, आर की। जैसे स्ट्रिंग जितना लंबा रहेगा उतना ही ज़्यादा एरिया कवर करेगा, उसी प्रकार ये जो जिस कलर की लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो उतना ही लंबा ट्रैवल करेगा। यहाँ पर रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है इसलिए हमको रेड दिखाई देता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, रेड कलर हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ, द रेड कलर इज एबल टू रीच अवर आई आफ्टर द एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देयरफॉर द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। और यही वजह है कि अर्ली मॉर्निंग में सन का कलर हमको कैसे दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है।
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। इसको हम लोग ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में देख चुके थे। इस क्वेश्चन में केवल एक ही चीज़ याद रखना है, रेड कलर रेडिश इसलिए दिखाई देता है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, बस यही चीज़ याद रखना है। और ये घटना घटित होने का रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से सन जो है रेडिश दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। जो स्काई का रंग है या कलर है वो एस्ट्रोनॉट लोगों को, मतलब अंतरिक्ष यात्री लोगों को डार्क क्यों दिखाई देता है, डार्क क्यों दिखाई देता है, तो ये हमको बताना है। इसको भी हम लोग थ्योरी लेक्चर में कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। द स्काई अपीयर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट लोग जो होते हैं या अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको जो स्काई है वो ब्लू के बजाय डार्क क्यों दिखाई देता है। ब्लू के बजाय डार्क इसलिए दिखाई देता है बिकॉज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, बिकॉज वहाँ पर किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं होता, वहाँ पर किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं होता। इन आउटर स्पेस दैट कैन स्केटर द सनलाइट, जो लाइट को क्या कर सके, स्केटर्ड कर सके। एज द सनलाइट इज नॉट स्केटर्ड, इस वजह से लाइट का स्कैटरिंग नहीं हो पाता है। नो स्कैटरिंग लाइट रीच द आईज द एस्ट्रोनॉट, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइट का किसी भी प्रकार के स्कैटरिंग नहीं होता है। और जब स्कैटरिंग नहीं होगा तो एस्ट्रोनॉट लोग की जो आई है वहाँ तक लाइट पहुँच ही नहीं पाती। एंड द स्काई अपीयर ब्लैक टू देम, और इस प्रकार से आकाश का रंग एस्ट्रोनॉट लोग को क्या दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। एस्ट्रोनॉट लोग को क्या दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का चैप्टर 10 है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हम लोगों ने क्या क्या किया, इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा। इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा और थ्योरी के साथ साथ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी किया, कॉन्सेप्ट फार्मूला जो भी यूज़ होता है। इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किया। आप लोग के एनसीईआरटी में 190 पेज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को किया। उसके बाद हम लोग क्या किए, एक्सरसाइज किए। क्या किए, एक्सरसाइज किए। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ओके, तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।